नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार आप लोग के समक्ष क्रैश कोर्स लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसके अंतर्गत जो है आज हम लोग देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर जो है आज बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यह जानेंगे, इसमें 3 बच्चों की कहानी दी हुई है इस चैप्टर में, ठीक है। एक का नाम आयशा है, दूसरे का नाम जाबू है और तीसरे का नाम आंद्रेई है। हालांकि इससे प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर को समझने में यह कहानी जो है आपको बहुत हद तक मदद करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि नई विश्व व्यवस्था की बात जो है की जाने लगी, तो इसके पीछे क्या कारण थे और किस तरह की घटनाएं घटित हुई, जिसके कारण जो है नई विश्व व्यवस्था के रूप में बात की जाने लगी। उसके बाद 9/11 की जो घटना हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इराक पर जो है आक्रमण किया गया यूएसए के द्वारा, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में जो है वर्चस्व की बात की गई है, अमेरिका की वर्चस्व की बात की गई है, तो वह कैसे स्थापित करता है। 3 प्रकार के जो है वर्चस्व की बात इसके अंतर्गत की गई है। उन तीनों प्रकारों को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि क्या अमेरिका के रास्ते में कोई बाधा है जो इसको अवरोध उत्पन्न कर सकता है, उसको जानेंगे। और लास्ट हम लोग करेंगे भारत और यूएसए के संबंध किस प्रकार के रहे हैं, किस प्रकार के हैं, उस पर बात करते हुए आगे कक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग प्रत्येक क्रैश कोर्स में मैं आपको शुरू में ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखते हैं उसको मैं आपको जरूर बताता हूं, ताकि आप यह स्पष्ट हो लेंगे किन प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। और इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए कि 10 में, 12 में और 19 में 3 वर्षों में यह प्रश्न हूबहू पूछा गया है। तो यह इंपॉर्टेंस इसकी आप समझ सकते हैं कि कितना है, ठीक है ना। इस चैप्टर से अगर प्रश्न बनता है तो यह प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना होती है। अच्छा, अब इस प्रश्न को हम लोग देखें तो 9 सितंबर 2001 नहीं, यह नहीं है, 11 सितंबर 2001 यह सही आंसर है, जो पहले से ही आपको दिख भी रहा होगा। रेड कलर से जो किया हुआ रहता है वह आंसर हम करके लगाए रहते हैं। 9 सितंबर 2002 ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पर हम हमेशा बताते रहते हैं कि ऑप्शंस को जो है आप दूसरे ऑप्शंस को जानने का जरूर प्रयास करें, ठीक है ना। एक कंसेप्ट यहाँ पर यह आएगा, जैसे इसको 11 सितंबर को यह हुआ है ना, लेकिन वहाँ पे जो है 9/11 कह करके भी इसको बुलाया जाता है। अब 9/11 कर करके आप अगर देखेंगे तो हम लोग अगर इंडिया के हिसाब से अगर डेट लिखेंगे तो 9/11 यानी कि 9 नवंबर की बात समझेंगे, है ना। हम लोग अगर इंडिया में अगर बात करेंगे तो इसको 9/11 कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में जो है बच्चों, यह जान लीजिए, कंसेप्ट क्लियर रखेंगे आप कि पहले वहाँ पर डेट न लिख करके मंथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मंथ लिखा जाता है। अगर यहाँ पर 11 सितंबर की घटना है तो हम लोग 9/11 लिखेंगे, लेकिन इसको 9/11 की घटना जो है लिखी जाती है ना। यानी कि जो मंथ है वह बाद में लिखा जाता, पहले लिखा जाता है यूएसए में, और इंडिया में जो है बाद में लिखा जाता है। ये जो है आप स्पष्ट होकर चलेंगे। फिर है उसके बाद जो है बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, 2019 की यह प्रश्न है, ठीक है। तो यह अमेरिका के हैं, हम लोग जानते हैं बराक ओबामा के बारे में भी। उनको जो है अच्छे राष्ट्रपति के रूप में वह जाने जाते हैं। उनको जो है उनका भारत से रिलेशन अच्छे बनाने में भी जो है हम लोग याद करते हैं, ठीक है। यह मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ कि जो करेंट के प्रमुख हैं आपके निकटवर्ती या अच्छे जो देश हैं, जैसे यूएसए हो गया, आपका फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है आप जरूर याद करके परीक्षा में जाएंगे। हो सकता है वहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाए। जैसे यहाँ पर 2019 के एग्ज़ाम में यह प्रश्न आया था कि अमेरिका के जो बराक ओबामा हैं वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो यह प्रश्न बन सकता है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं,
है ना। तो याद करके आप जाएंगे, जो बाइडेन का नाम जरूर याद रखेंगे। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में नहीं है, जकार्ता में भी नहीं है, पेरिस में भी नहीं है, वाशिंगटन डीसी में इसका आंसर है। अच्छा, और यह देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह कैसे उत्पत्ति हुई, इसका गठन कैसे हुआ, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर बताऊंगा, बाद में भी इस चीज़ें आएगी, लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये एक ब्रेटन वुड्स जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके तहत वर्ल्ड बैंक और IMF दो जो है आर्थिक संगठन जो है ये बने थे, और एक बना था गैट, जो आज जिसको हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गैट बना था तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाने की जो है वह बात उस समय की गई थी। पहले इस तरह का कोई नियम नहीं था, अपनी मर्जी से लोग किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब ये सम्मेलन हुआ तो उसके बाद जो है यह तीन जो है ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए आप वहाँ से डेवलप हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जैसे पूछा है आपका मुख्यालय, तो यह पूछ सकता है कि जो है कहाँ से बना, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके जरिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना है, ठीक है। आगे फिर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर फिर दूसरी संस्था की बात कर दी गई है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वह 1946 में हुई है। 46 से यह काम करना शुरू किया है। अब 47, 48, 49 में क्या हुआ है यह आप जो है पता लगाएंगे। 49 में नाटो गठित हुआ है, 48 में जो है और क्या हुआ है यह आप हर चीज़ को जो है क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? अभी मैं बात किया था आपको गैट की, और उसी का जो है नाम बदल करके 1195 से जो है WTO बनता है, विश्व व्यापार संगठन बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो इस तरह का कार्य नहीं करता है, वो जो है वह फंड देने का काम करता है, लोन उपलब्ध कराने का काम करता है। विश्व बैंक भी जो है ऋण ही मुहैया कराती है उपलब्ध, लेकिन दोनों में अंतर है। किस प्रकार के ऋण जो है वह दोनों देते हैं, इसमें अंतर है। ऐसा नहीं है कि ये भी ऋण एक ही तरह के दे रहा है, ये भी ऋण जो है उसी सेम तरह का दे रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है जब अस्थाई डेवलपमेंट की बात होती है ना, बहुत लंबे लोन की जरूरत होती है, तब यहाँ पर से जो है दिया जाता है। विश्व बैंक से जो है आप छोटे छोटे लोन भी जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं, ठीक है। यह जो है दोनों में अंतर है। आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन सा प्रश्न आया हुआ है इस चैप्टर से जी। तो देखिए अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? यह 2014 में प्रश्न आया हुआ है। देखिए यह आपको कहीं पर लिखा हुआ जो है चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन चैप्टर से को रिलेट करके कुछ बाहर से भी प्रश्न जो है एग्जामिनर पूछे लेता है परीक्षा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वह बराक ओबामा है। और मैं जब पीछे भी आया था यह प्रश्न कि बराक ओबामा जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे, मैं उस समय भी बोल रहा था कि इनकी इंपॉर्टेंस रही है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और इसके पहले जो है 3 अन्य राष्ट्रपतियों को भी जो है अमेरिका के शांति पुरस्कार मिल चुके हैं बच्चों। हालांकि इतना डीप में प्रश्न आपसे नहीं आएगा, लेकिन आप जान लें कि एक तो जो है वह वुड्रो विल्सन रहे थे, एक जिमी कार्टर रहे हैं, और एक रूजवेल्ट, एक और जो है वो रूजवेल्ट रहे हैं। उन तीनों राष्ट्रपतियों को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अर्थात कुल कितने राष्ट्रपति को मिल चुका है अभी तक? 4 राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के वो शांति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अब वुड्रो विल्सन की अगर बात करेंगे तो आपको एकदम मेरे मुंह से नाम निकलते ही आपको याद आया होगा लीग ऑफ नेशंस का। लीग ऑफ नेशन स्थापित करने में वुड्रो विल्सन का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। ऐसे को रिलेट कर करके जो है ना हमेशा चीज़ों को याद रखा करना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अब देखो भाई यहाँ पर जो है हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो ये मत समझ जाना कि जो है आज के बारे में पूछा जा रहा है। यह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, यह 2011 और 2013 का प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और उन दोनों सालों में बराक ओबामा ही जो है राष्ट्रपति थे, लेकिन आज अगर आ जाएगा तो फिर उसका आंसर क्या होगा? जो बाइडेन हो जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग
शुरुआत करते हैं उन 3 बच्चों की कहानी से जो पाठ के शुरू में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ देखिए तीनों की जो है एक तस्वीर में लगाया हूँ इमेजिनेशन के जरिए, वह एक कार्टून के जरिए मैं लगाया हूँ कि किस प्रकार का वह बच्चा दिखता होगा। तो पहला जो तस्वीर है वह आयशा नाम की लड़की का है, और आयशा नाम की लड़की कहाँ रहती है, तो वह इराक के बगदाद शहर में रहती है, ठीक है। और वह बनना क्या चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। इसी कारण जो है यहाँ पर डॉक्टर वाली लड़की का तस्वीर मैं लगाया हूँ, ताकि आप चित्र देख करके भी जो है समझ जाएं कि हाँ यह क्या बनना चाहती है, ठीक है ना। देखो तो ये लड़की जो है पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, और यह इसकी इच्छा है कि हम जो है डॉक्टर बने। लेकिन दुर्भाग्य से 2002 में एक मिसाइल हमला होता है और इसके जो है एक पैर जो है वह समाप्त हो जाता है, एक पैर नहीं रहता है। लेकिन वह अपने हिम्मत से इतनी धनी थी कि फिर भी जो है वह अपने आप को यह कहती है कि नहीं हम फिर से चलना फिरना सीखेंगे और बनेंगे डॉक्टर ही। लेकिन कब, जब हमारे के यहाँ से ये विदेशी जो सैनिक हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इराकी ऑपरेशन कर करके एक ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कर करके अमेरिका जो है चलाया था, जिसके अंतर्गत वहाँ पर काफ़ी दिनों तक सैनिक वहाँ बने रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ वह कहती है कब बनेंगे, जब यहाँ से सैनिक विदेशी सैनिक चले जाएंगे तब बनेंगे। वह थोड़ा देर के लिए अपने सपने जो है वह दरकिनार करती है। उसी प्रकार जाबू जो है वह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाला एक जो है छोटा बच्चा है, और उसको पेंटिंग करने में बहुत मन लगता है। वह कला का विद्यार्थी है और वह कला की पढ़ाई करके एक स्टूडियो खोलना चाहता है। देखिए यहाँ पर एक पेंट करते हुए बच्चे की तस्वीर लगाने के पीछे सिर्फ यही दिखाना है कि जाबू का जो है क्या बनने की इच्छा थी, क्या करना चाहता था। तो वह पेंटिंग करना चाहता था और एक स्टूडियो खोलना चाहता था बहुत अच्छा सा, ठीक है ना। लेकिन जो है उसके पिताजी जो हैं उसके पक्ष में नहीं है। ऐसा होता है कि आप करना कुछ चाहते हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं कुछ और आपसे करवाना चाहते हैं। तो सेम स्थिति जो है इस बेचारे जाबू की भी थी। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम जो है ये पेंटिंग वेंटिंग का काम छोड़ो और तुम जो है MBA करो। MBA करने के बाद तुम जो है अपने व्यवसाय जो डाउनफॉल में जा रहा है, जहाँ नुकसान हो रहा है, उसको जो है ऊपर लेकर के आओ, तुम उठाओ, उसको फायदे में लाओ। ये जाबू के घर की कहानी है, ठीक है। उसी प्रकार आंद्रेई जो है, आंद्रेई यहाँ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला यह लड़का जो है वह देखिए ब्लू जीन्स जो है वह ब्लू जीन्स पहनने का शौकीन है। अब ब्लू जीन्स एक समय में एक ओहदे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाला जो है लिबास माना जाता था। ब्लू जीन्स सबके पहुंच की नहीं हुआ करती थी, और लेनिनग्राद में रूस एक समय इस प्रकार का देश था जहां पर ब्लू जींस पहनने वाले लोगों को समझा जाता था कि बहुत स्टैंडर्ड पर्सन है, बहुत रिच पर्सन है, वह एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में गिना जाता था, ठीक है। तो उसके माता पिता जो थे अप्रवासी थे। अप्रवासी कहाँ के थे, रूस के थे। और यहाँ पर देखिए अप्रवासी शब्द आया, तो पिछली जो कक्षा हुई थी मैं आपको 2 शब्दों का जो है अंतर बताया था, एक अप्रवासी और एक शरणार्थी। तो इस अंतर को अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो पिछली जो क्लास हुई है हमारी उसको जाकर के आप देख लें। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बताया हूं कि अप्रवासी किसको कहते हैं और शरणार्थी किसको कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर नीली जींस पहनने के लिए जो है यह लड़का जो है हमेशा नीली जींस पहनने के लिए ये रहता है, और वह हर जगह चर्च में भी जो है नीली जींस पहन करके चला जाया करता है, ठीक है ना। तो उसकी माँ से जो है इस बात पर बहस हो जाती है। माँ कहती है कि अरे यार जीन्स पहन के मत जाया करो। तो फिर उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि जाने दो, बच्चा है जो है, हम लोग भी जवानी में जो है लेनिनग्राद, चूँकि उसके मम्मी पापा कहाँ के हैं, रूस के हैं, तो वो कहते हैं हम लोग भी लेनिनग्राद में जो है जीन्स पहना करते थे, और जो है यंग एज में जीन्स जो है युवाओं को बहुत लुभाता है, इसलिए इस भी पहन के जा रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको। तो एक कहीं ना कहीं जो है 3 कहानी के माध्यम से देखिएगा आगे जो है को रिलेट करेंगे चीज़ों को, कैसे जो है ये तीनों चीज़ें आपको दिखेगी आगे। आइए हम लोग पाठ की आगे शुरुआत करते हैं कि नई विश्व व्यवस्था,
नई विश्व व्यवस्था कैसे कही जाने लगी। हम लोग जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो उस समय से अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था और उसने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है उसकी स्थिति, उसकी ताकत का अंदाजा पूरे विश्व को लग गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही चूंकि वह नई शक्ति के रूप में उभरा था, तो एक तरफ दो ध्रुवों में बट गया। एक तरफ जो है आपका कैपिटलिज्म को जो है सपोर्ट करने वाला अमेरिका था, दूसरी तरफ जो है साम्यवादी पक्ष को समर्थक करने वाला यूएसएसआर था। तो पूरा 1945 से 1991 तक का जो दौर रहा, जिसको शीत युद्ध का दौर कहा जाता है, इस दौर में दोनों देशों का विचार को जो है पूरे विश्व में फैलाने को लेकर के युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है और यह एक विचारधारा की लड़ाई रहती है। अभी तक 1945 से 1991 तक पूरा विश्व जो रहता है वह दो ध्रुव में बटा हुआ रहता है, यानी कि दो भाग उसके रहते हैं पूरे विश्व के, या तो आप अमेरिका के साथ रहें या जो है यूएसएसआर के साथ रहें। लेकिन हम लोग इसी बीच में यह भी पढ़े हैं कि भारत और अन्य 4 जो है देश मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाते हैं, जिसमें किसी पक्ष में न रखने की बात भी आती है ना। तो खैर उस ओर हम नहीं जाएंगे। हम लोग यह देख रहे हैं कि अभी जो है 2 गुट बना हुआ है। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि 1991 में एकाएक यूएसएसआर का जब पतन हो जाता है तो पूरे विश्व में एक ही जो है वह ताकत बचती है और वह ताकत जो है यूएसए की होती है, अमेरिका की ताकत होती है ना। उस यूएसए की ताकत को जो है और बल कब मिलता है, जब यूएनओ ने इराक के खिलाफ जो है उसको शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति दे देता है। कैसे देता है, क्या ऐसा करता है इराक, जिसको लेकर के यूएनओ कहता है कि आप बल प्रयोग करिए और उसको सबक सिखाइए। तो होता क्या है, देखिए अगस्त, यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई है, ऐसा नहीं है, और खूब अच्छे ढंग से लिखी हुई है। एक ग्राफ के जरिए जो है मैं हमेशा बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कम पढ़ करके ज़्यादा समझ में आने की बात हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगस्त 90 में होता क्या है कि इराक जो है कुवैत पर हमला कर देता है। ठीक है, इराक जो है कुवैत पर हमला कर देता है और इसको जो है समझा बुझा करके वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता है। इराक से कहा जाता है कि भाई आप ऐसा नहीं करिए, आप वहाँ से हट जाइए, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होता है। और इसी को मुद्दा बना करके जो है यूएनओ जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका को कहता है कि आप बल प्रयोग करके इसको हटाइए। उसको मौका मिल जाता है और वह जो है 34 देशों का एक टीम बनती है, एक सेना की टीम बनती है, जिसमें यह तो एक मतलब दिखाने के लिए सारी चीज़ें हो रही है। वास्तव में यूएसए का ही सारा इसके पीछे खेल रहा था, क्योंकि 75% जो सेना थी, 75% प्लस कह लीजिए, वो सेना जो थी वह यूएसए की थी। 34 देश इसमें कार्य कर रहे थे, 34 देशों की सेना थी, लेकिन उस 75% से प्लस जो सेना थी वह यूएसए की थी। जब यूएसए इस तरह का जो है ऑपरेशन शुरू करता है यूएसए राष्ट्रसंघ की अगुवाई में, तो उस ऑपरेशन का बच्चों नाम कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या कहता है, कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और यहाँ देखिए जब इस तरह की घोषणा होती है तो उस समय जो इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो यह जंग जो होगा वह 100 जंगों की एक जंग होगी। अर्थात उस समय सद्दाम हुसैन भी जो है काफ़ी ललकारते हैं कि देख लेंगे, या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे। इस तरह की मतलब जो है बात होती है कि एक बहुत शक्ति प्रदर्शन हम भी करेंगे, इस तरह की बात वह करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और बहुत जल्द जो है इराक की सेना जो है समर्पण कर देती है, हार जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक मैं तस्वीर लगा करके आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वह कैसे जो है घातक रहा था। और यहाँ देखिए एक
आपका जो लड़ाकू जो सारे विमान है वह कैसे एक चिड़िया जैसे झुंड बना करके रहती है, कहीं पर आप देखते होंगे अपने गांव आसपास में, वह कैसे जो है रेगिस्तान में सारा जो है खड़ा है, अपना बारी का इंतज़ार कर रहा है कि हमको मौका दो, हम जा कर के अटैक करते हैं। देखिए ये सारी तस्वीर से आपको उसकी जो विभत्स जो घटना रही है वह किस प्रकार आप देख रहे हैं कि धुआं धुआं पूरा सारा व्यवस्था जो है हो गया है। यह देखिए यहाँ तोपों से जो है हमले किए जा रहे हैं, यहाँ पर सैनिक जो है वह विजय की जो उत्साह से जो सेलिब्रेट करते हैं लोग, वह उत्साह से अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम लोग जो है अब इस पर सफलता प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, अब जो है यह मैं पहले भी बताया हूं कि यह यूएन की आड़ में जो है यूएसए द्वारा सुनियोजित जो है एक कार्रवाई थी, और इस कार्रवाई को जो है एक पूरी प्लान के जरिए किया गया था। इसी कारण अच्छा एक चीज और यहां पर देख लीजिए कि यह जो हमला हुआ, यह जो कार्रवाई हुई ना, इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में इसी को जाना जाता है। यह याद रखिएगा कि अमेरिका द्वारा यूएन की आड़ में जो यह घटना हुई, इराक पर जो हमले किए गए कुवैत को निजात दिलाने के लिए, यही घटना जो है प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानी जाती है। अच्छा, इसको और क्या कहा जाता है जी? यह पूछा जा सकता है कि जो है प्रथम खाड़ी युद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो इसको वीडियो गेम वार भी बोला जाता है। यानी कि सारी चीज़ें जो है एक पूरी तरह कंप्यूटराइज बेस्ड जो है वह लड़ी गई थी। सब चीज़ जो है देखा जा रहा था कि कैसे लड़ाई हो रही है, कहाँ सेना मर रहे हैं, कहाँ लोग जो है घायल हो रहे हैं, कहाँ पर हमला किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वह दिख रही थी। इसी के कारण इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। क्या कहा गया? कंप्यूटर युद्ध कहा गया। और इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, और इस सारे कार्य को करने वाले जो थे वह नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ थे। नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें यूएसए के कौन सेनापति थे, तो हम लोग याद रखेंगे इसको, नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा अब निकलते हैं दूसरे राष्ट्रपति की तरफ, बिल क्लिंटन की तरफ चलते हैं। हालांकि बिल क्लिंटन का जो ये व्यक्तित्व रहा है वह एक सॉफ्ट कॉर्नर के लीडर्स माने जाते हैं। उन्होंने कभी भी हार्ड फैसले लेने का जो है कार्य नहीं किया, लेकिन एक दो अपवाद उनके समय में भी इस तरह के रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है उनका जो कार्य रहा है वह लोकतंत्र को बढ़ावा देना, व्यापार को आगे बढ़ाना, या फिर जो है जलवायु परिवर्तन को लेकर के कार्य करने का उनका मुख्य रूप से इसी बिंदुओं पर रहा है। लेकिन जब जॉर्ज बुश के बाद जो है बिल क्लिंटन जब आते हैं तो वह जो है एक घटना उनके समय में होती है। होता क्या है कि कोसोवो जो यूगोस्लाविया में है, वहाँ पर एक अल्बानियाई लोगों को निकालने के लिए, कुछ उनके आंदोलन को दबाने के लिए एक कार्रवाई होती है, और उस कार्रवाई में जो है अमेरिका जो है फिर इंटरफेरेंस करता है वहाँ पर, और लगातार जो है देखिए यहाँ पर 2 महीने तक कंटिन्यूअस वहाँ पर बमबारी करते रहता है। अब सोचिए कि कितने वहाँ पर त्रासदी हुई होगी यूगोस्लाविया में, कि लगातार 2 महीने तक जहाँ पर बमबारी होते रहे वहाँ की जनता कितनी त्राहिमाम चिल्ला रही होगी। तो यह जो है अमेरिका, और एक चीज और जान लीजिए, जब यहाँ पर स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर जाती है तो उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है ना, व्यवस्था जो है ठीक नहीं होती है। तो ये एक जो है वह बिल क्लिंटन के समय में ये घटना यहाँ पर इस तरह की हुई है। दूसरी घटना जो है वह स्ट्रिक्ट एक्शन का, वह नैरोबी केन्या में और दार एस सलाम तंजानिया में जो यूएसए का मुख्यालय रहा है, दूतावास जो रहा है, उस पर जब हमला होता है ना, उसको लेकर के भी बिल क्लिंटन जो है वह काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। ये 2 घटनाएं जो है उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे। अदरवाइज जो है उनकी इस जो कार्य करने की शैली रही है वह हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर से ही देखा जाता है। खैर, ये अब यहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें 98 में होती है, अमेरिकी दूतावासों पर जो है हमला किया जाता है, तो उसको लेकर के जो है अलकायदा को जो है दोषी ठहराया जाता है। ठीक है ना, और अलकायदा को जब दोषी ठहराया जाता है तो ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच
ऑपरेशन इनफिनाइट रीच जो है वह राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आदेश देते हैं कि यह ऑपरेशन चलाया जाए। और इस आंदोलन में जो है सूडान और अफगानिस्तान के जो ठिकाने होते हैं अलगायदा के, उसको किसी भी हाल में जो है वह ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, उसकी आपकी वर्चस्व की बात की रही है ना, तो ये इनफिनाइट रीच जो ऑपरेशन वो चलाते हैं सूडान और अफगानिस्तान में, इस तरह की कार्रवाई शुरू करते हैं। और बच्चों यह जान करके आपको बड़ी हैरानी होगी कि इन सारे कार्यों को वह करने के लिए UNO से परमिशन तक नहीं लेते हैं। अब सोच लीजिए कि उनकी कितनी ये ताकत है, उनका क्या वर्चस्व है कि वह उसके परमिशन लेना भी जो है उचित नहीं समझते हैं और वह कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ देखिए एक फिर से मैं तस्वीर लगाया हूँ आपके लिए ऑपरेशन इनफिनाइट रीच के, कि किस प्रकार जो है वहाँ पर तबाही मचाई जाती है अफगानिस्तान और सूडान में। देखिए कुछ नहीं बचता है, पूरा जो है घर मकान जितना रहता है वह खंडर बन जाता है। और देखिए जेट जो युद्धक विमान जो है किस प्रकार से जो है रन कर रहे हैं और हवाई जहाज़ के माध्यम से जो है वही आपके आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इस तरह की घटना जो है वह की जा चुकी है आपके USA के द्वारा, लेकिन अभी तक तो जो है वह दूसरे के घरों में कर रहा था। और अब इसके घर में कुछ घटना होती है तब उसको जो है आतंकवाद की लेकर के नज़र ज़्यादा थोड़ी खुलती है। पहले तो वह इसको पाल के अपने घर में ही वह रख रहा था। अब क्या होता है, देखिए 9/11 को जो है, जो पहले MCQs के माध्यम से भी मैं आपको बताया था कि 9/11 की जो है घटना होती है। और होता क्या है इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊं कि 11 सितंबर 2000 का दिन जो है वह अमेरिका से 4 जो है व्यावसायिक विमान जो है उड़ना शुरू करते हैं। 4 विमान जो है उड़ना शुरू करते हैं और उसके उड़ते ही कुछ ही समय में वहाँ 19 जो है अरब के कुछ अपहरणकर्ता उसमें बैठे हुए होते हैं और तुरंत जो है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। थोड़ी देर में ही जब वह अपने कब्जे में ले लेते हैं तो चारों विमानों का जो है निशाना अलग अलग लगाने का होता है। और जिसमें से पहले जो 2 विमान होते हैं वह WTO के नॉर्थ और साउथ जो है टावर जो रहता है उसको निशाना लगाया जाता है और वह काफ़ी सक्सेसफुल होता है, दोनों टावर को वह गिराने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा जो विमान होता है वह आपका पेंटागन से उसको टकराया जाता है। पेंटागन वर्जीनिया स्थित है और पेंटागन आप जान ले कि अमेरिका के रक्षा विभाग जो है उसका मुख्यालय है। क्या है? रक्षा विभाग का मुख्यालय है, वहाँ लगाया जाता है, वह भी सक्सेसफुल हो जाता है। 3 विमान सक्सेसफुल हो जाते हैं। और चौथा जो विमान होता है बच्चों, वह बहुत ही बड़े जो है नुकसान की निशाना था। वह अमेरिकी कांग्रेस जो होती है उसको लेकर के निशाना बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से, या दुर्भाग्य से क्या कहा जाए, सौभाग्य से कहा जाए कि जो है वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर जाता है और वहाँ से टकरा नहीं पाता है। अदरवाइज यह घटना जो है और काफ़ी व्यापक जो है हो सकती थी। खैर नहीं हुआ, अच्छा हुआ। तो यह जब घटना होती है तो जो है उसके बाद क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है इस प्रकार शांत से रह जाएगा? अच्छा, ये चीज़ें जो है देखिए मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि अमेरिका में जो है महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। महीना जो है पहले लिखा जाता है। मैं पहले भी बताया था MCQ के समय में भी कि 9/11 कैसे लिखा जाता है, तो 11 सितंबर को हुआ, लेकिन 9 पहले लिखा जाता है, महीना नाम है। और हमारे के यहाँ अगर यह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 11/9 लिखेंगे। और USA में कैसे लिखा जाएगा? 9/11 लिखा जाएगा, यानी कि महीना जो है पहले लिखा जाएगा और डेट बाद में आएगा, तब फिर ईयर आता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तब यह जो घटना होती है 9/11 की, इस तरह की घटना जो है पहले उनके के यहाँ बहुत समय से नहीं हुई थी, बहुत कम उनके के यहाँ हुई है। और हम लोग यह जान लें कि USA जो आज इतना ताकतवर है, पूरे विश्व में एक वर्चस्व है उसका, वह भी कभी UK का गुलाम हुआ करता था।
यूके का जब वह गुलाम था उस समय 1814 में ब्रिटेन के द्वारा भी वाशिंगटन डीसी में कुछ आगजनी की घटनाएं इस तरह हुई थी। और फिर 1941 में जो है वह जापानी के द्वारा पर्ल हार्बर की जो घटना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान, वह भी थोड़ी घटना जो है वह झेल चुका था। इसके अलावे और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी अभी तक जिसको लेकर के यूएसए काफ़ी परेशान हुआ हो। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जब इस तरह की घटना होती है यूएसए में, तो वह काफ़ी जो है उतावला हो जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जस्ट जो है वह पावर में आए थे, जस्ट इलेक्शन करा करके वह जीत दर्ज किए थे। और उनको व्हाइट हाउस में उनके जो है वह स्टाफ उनको जा कर के सूचना देते हैं कि इस तरह की घटना हुई है। तो वह काफ़ी जो है ये हो जाते हैं कि अभी जस्ट मैं सत्ता में आया हूँ, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो वह एक्शन लेते हैं और वह एक ऑपरेशन चलाते हैं जिसका नाम क्या होता है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, आतंकवाद को सफाया करने के लिए यह घटना आती है। और इसको जो है अलकायदा और अफगानिस्तान का तालिबान जो है उसको निशाना बनाया जाता है, ठीक है ना, उसको निशाना बनाया जाता है। और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वह कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई में इतने सारे लोगों को बंदी बनाया जाता है, इतने सारे लोगों को सजा दी जाती है, जान के जो है बलि चढ़ा दी जाती है लोगों की। वह देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रतिनिधि आपके यूएनओ से थे ना, जो बंदी बनाए गए थे, उनको जो है कई ऐसे गुप्त ठिकानों पर रखा गया था, कई गुप्त ठिकानों पर, जिसको मैं एक देखिए ठिकाना लिखा हुआ है क्यूबा के निकट जो है वह गांतो नामो बे में भी एक उनका जेल हुआ करता था, उसमें वह रखते थे। और वहाँ किसी को मिलने जाने की इजाज़त नहीं होती थी। इवन यूएनओ के जो प्रतिनिधि गए थे मिलने के लिए, उनको भी जो है नहीं मिलने दिया गया था। आप सोच लीजिए कि किस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार की जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे होंगे कि यूएनओ के प्रतिनिधि तक को मिलने नहीं दिया गया। एक आम में यह धारणा होती है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसके साथ टॉर्चर होता है, मारपीट होता है ना, एक सामान्य सी बात है किसी भी स्थिति में। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती है तो क्या किया गया होगा, यह सहज केवल जो है वह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने कठिन परिस्थिति में लोग रहे होंगे। और यहाँ देखिए ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का जो है वह एक तस्वीर यहाँ पर फिर से मैं लगाया हूँ। यह एक किताब भी है, द ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, द सीड्स ऑफ वार इन अफगानिस्तान। हालांकि यह पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं एक्स्ट्रा कुछ न कुछ आपको ज़रूर बताता हूँ। तो यह एक बुक भी है, वो टिम रिपली एक लेखक हैं, वो यह इस प्रकार की एक बुक लिखते हैं। और यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार सैनिक जो है वहाँ पर कार्रवाई करते हुए दिख रही है ना। अब जो है ये घटना होती है, ये चीज़ें चल रही है, अमेरिका जो है कर रहा है सारी चीज़। एक घटना जो है और वह करता है और इराक पर जो है फिर से वह हमला करता है। इराक पर वह फिर से हमला करता है। और यह हमला कब करता है जी? 19 मार्च 2003 को। और बिना अनुमति के, वह अनुमति लेना भी जो है वह अपने आप को, शायद उसको लगता है कि हम अनुमति लेने जाएं, हम तो इससे सारा चीज़ तो हम ही इसको नियंत्रित कर रहे हैं। अब वास्तव में बहुत हद तक है भी सच्चाई, क्योंकि उसका फंड जो है वह इतना देता है, उसके पास ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं, वह जो कहता है वही चीज़ वहाँ से भी पास हो जाती है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। तो यह जब हमला करता है तो अस्थायी जो सदस्य उसके सुरक्षा परिषद के रहते हैं, जिसमें आपका फ्रांस, रूस, चीन, ये भी इसकी आलोचना करते हैं कि साहब इस तरह की कार्रवाई आप क्यों कर रहे हैं, है ना, उसकी आलोचना होती है। लेकिन यह जो है एक बहाना बनाता है कि जो है हम वहाँ की जो सद्दाम हुसैन की सरकार है वह उसको समाप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर एक अच्छी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, है ना। और वह अच्छी सरकार की आड़ में जो है वह अपने पसंद की सरकार की स्थापना कर करके वहाँ का जो आपका प्राकृतिक उत्पाद है पेट्रोलियम, उस पर कब्जा जमाना चाहता है।
वास्तव में वह उसकी प्राकृतिक जो तेल भंडार है इराक का, उस पर वह हमला करना चाहता है, उस पर जो है अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता है। और इसके लिए वह एक ऑपरेशन शुरू करता है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या शुरू करता है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पे वह वहाँ की सरकार को तो समाप्त करता ही है और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद जो है दिसंबर 2006 में उनको जो है फांसी दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। लेकिन इतना करने के बाद भी इस ऑपरेशन को सफल नहीं कहा जाता है। क्यों सफल नहीं कहा जाता है? क्योंकि इराक की जो जनता है वह इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। इराक की जनता जो है वह अपनी सरकार से काफ़ी प्रेम करती है, उसको अच्छा मानती है, उसको ही बनाए रखना चाहती है। इसी कारण जो है वह इन सैनिकों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देती है इराकी जनता। और देखिए यहाँ पर 3000 सैनिकों को इराकी जनता ही मार देती है। कहते हैं ना कि जनता जब जो है बेकाबू होती है तो फिर अच्छे अच्छों को संभालना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर हुई। 3000 सैनिक जो है वह मारे गए इसके विद्रोह में, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखिए फिर से इराकी फ्रीडम्स का जो है एक तस्वीर लगाने का मैं यहाँ पर प्रयास किया हूँ, ताकि आप जो है यह देखिए कि किस प्रकार अमेरिका के द्वारा कार्रवाई की गई, किस प्रकार से जो है यह एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो है वह कार्य किया गया है ना। आगे जो है देखिए ये आपका चार्ट में यहाँ पर एक बना करके आपको दे दिया हूँ, ताकि आपको कौन सा फ्रीडम ऑपरेशन जो है कब चला और वो किससे जुड़ा हुआ है यह आपको यहाँ पर एक ही जगह में दे दिया हूँ। 4 ऑपरेशंस अभी तक जो है इस प्रकार के चले हैं जिसके अंतर्गत वह वर्चस्व स्थापित करने की बात किया है। तो इन चारों को जो है मैं अभी पढ़ा भी दिया हूँ, उसको आप केवल एक बार एक जगह करके देने का मतलब यह होता है कि आप एक ही जगह से आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्चस्व की। वर्चस्व कहते किसको हैं? तो देखिए सीधे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना जिसको कह लीजिए, या प्रभावित करना कह लीजिए। जब हम करते हैं दूसरे के इच्छा को जो है दबा करके अपने अनुसार जब अगला से हम काम ले लेते हैं तो उसको कहते हैं वर्चस्व। उसकी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन हमारा ऐसा प्रभाव है कि वह काम करेगा। इसको क्या बोलते हैं? वर्चस्व बोलते हैं। और इसको अंग्रेजी में हेजेमनी भी कहा जाता है, आधिपत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेजेमनी अर्थात आधिपत्य। इसको कहीं कहीं आपको हेगेमनी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं है कि हेजेमनी है या हेगेमनी है, दोनों एक ही चीज़ होती है। आधिपत्य मतलब जो है हर आदमी जो है उसकी बात को मानने के लिए जब तैयार होएगा तब उसको हम लोग वर्चस्व कहते हैं। और यह भी हम लोग जानते हैं कि इतिहास में हम लोग जितने भी वर्चस्व की बातें देख लेंगे, एक समय था जब यूके का पूरे वर्ल्ड पे अधिकार था। कहा जाता है कि उसके उपनिवेश में, उसके देश में कभी जो है सूर्यास्त नहीं हुआ करता था। इस तरह की बातें आती है। और था भी, हम लोग अभी भी पढ़े कि यूएसए पर भी कभी यूके का अधिकार हुआ करता था, उपनिवेश हुआ करता था हुआ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें रही है। फ्रांस भी कभी एक ज़माने में जो है काफ़ी वह सशक्त रहा था, खूब उपनिवेश उसके भी थे, है ना। तो हमेशा हम लोग क्या देखे हैं कि एक समय जब ताकतवर रहा है कोई, तो एक समय के बाद जो है उसकी डाउनफॉल भी हुआ है ना। तो अभी अमेरिका का टाइम चल रहा है, वह उग रहा है। हो सकता है कुछ आने वाले समय में उसका भी वही हाल हो जिस प्रकार आज यूके और फ्रांस का है। हो सकता है, कब होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन समय परिवर्तनशील है, यह फैक्ट है, यह एकदम अटल सत्य है। तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। आज यहाँ पर हम हैं, कल कोई और हो सकता है। उसी प्रकार वह भी आज जिस स्थिति में है वह हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। यह इसमें परिवर्तन एकदम असंभव ही है, ठीक है। तो हम लोग और क्या देखें कि इसके अंतर्गत जो है वह किस प्रकार का ताकत वर्चस्व की बात की जाती है। तो सैन्य जो है प्रभुत्व स्थापित कर करके, आर्थिक आधिपत्य स्थापित कर करके, राजनीतिक रुतबे से और सांस्कृतिक तरीके से भी जो है कल्चरल हेजेमनी के जरिए जो है चीज़ें प्राप्त की जाती है, वह काफ़ी जो है टिकाऊ होती है।
है ना। और अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई है, ये सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ आपको शुरू में ही, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। फिर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वह एक शक्ति के रूप में उभरा, ये चीज़ें भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब 3 तरह की जो बात मैं आपको बताया था शुरू में ही, कक्षा शुरू करते समय कि 3 प्रकार के वर्चस्व की बात की गई है, वो 3 जो है प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। पहला प्रकार है बच्चों कि सैन्य शक्ति के अर्थ में, सैन्य शक्ति के अर्थ में, दूसरा है ढांचागत ताकत के अर्थ में, और तीसरा है सांस्कृतिक ताकत के अर्थ में। ठीक है, 3 प्रकार से जो है हम लोग वर्चस्व को समझेंगे। आइए बारी बारी से जो है हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सैन्य शक्ति के अर्थ में जो है हम लोग जब समझेंगे तो चलेंगे थोड़ा सा जब अपने प्राचीन समय में, जहाँ से स्टार्ट होती है पॉलिटिक्स, एथेंस से। तो एथेंस एक इस प्रकार का राज्य था जहाँ पे एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने की बात आती है तो सीधा नाम जो आता है वह एथेंस का आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है वह सेना जो है वह काफ़ी सक्षम होती है, वह राज्य का नेतृत्व करने में कार्य करती है, और राज्य की शक्ति को जो है वह सैन्य एक मापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। बात अगर हम लोग अमेरिका की करेंगे तो यहाँ की सैन्य शक्ति जो है अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, और यह अपने घर में बैठ करके भी पूरे विश्व में कहीं भी निशाना लगा सकता है। आप यह सहज अंदाज़ा करिएगा, यहाँ पर मैं उस तस्वीर को नहीं लगाया हूँ, लेकिन आपके बुक में वह तस्वीर दिया हुआ है, एक कंपैरिजन किया हुआ है कि पूरे विश्व से 12 सदस्य जो हैं टॉप मोस्ट, पूरे विश्व के 12 टॉप मोस्ट जो राज्य हैं जो सुरक्षा पे खर्च करते हैं अपनी बजट को, वह 12 राज्यों को मिलने के बाद भी, हालांकि देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, वह 12 राज्य मिल करके भी अमेरिका के रक्षा बजट को जो है वह बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब इस बात से ही अंदाज़ा लगाइए कि जो टॉप ऊपर से लोग कंट्री है वह 12 कंट्री भी मिल करके यूएसए के बराबरी नहीं करने की स्थिति में है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि यह बहुत बड़ी राशि जो है खर्च करता है अपने रक्षा बजट पे, और रक्षा बजट में ना सिर्फ वह खरीदने और बेचने इस्तेमाल करने के लिए कार्य करता है, बल्कि वह एक बहुत बड़ा फंड जो है वह रिसर्च को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत बड़ा जो है कार्य करता है, पैसा खर्च करता है। और हमेशा वहाँ पर इस तरह की कार्य जो है अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पे हमेशा जो है कार्य किया जाता रहता है। अब बात हम लोग करेंगे ये ढांचागत ताकत को, तो ढांचागत ताकत में जो है इसमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें वह अपनी मन मर्जी जो है कैसे चलाता है, तो इसके लिए वह कई प्रकार की चीज़ें बनाता है जो सबके लिए जो है अनिवार्य हो जाती है ना। कुछ ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं का वह उपभोग के लिए तैयार करता है जिस पे सबकी आवश्यकता होती है। ठीक है ना। देखिए स्वच्छ वायु, सड़क, SLOCs, स्लॉक्स जिसको बोलेंगे आपको, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका होता है, और इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो है ना वह उस पर एक बहुत बड़ा अधिकार जो है यूएसए का है। और जहाँ तक बात इंटरनेट की हम लोग करेंगे तो इंटरनेट आज जो हम लोग काफ़ी सहजतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, यह आप जान लें कि यह शुरुआत करने का श्रेय जो है इस यूएसए को ही जाता है। और यूएसए जो है इसकी शुरुआत आपके लिए और हमारे लिए कभी नहीं शुरू किया था। यह अपनी रक्षा, जो मैं बताया था ना आपको कि जो पेंटागन है वहाँ पर हमेशा रिसर्च और प्रौद्योगिकी को लेकर करके जो है कार्य होते रहता है, तो वह अपने सैनिकों के लिए इस प्रकार का कार्य रिसर्च कर रहा था जिसमें वह इंटरनेट बनाता है, और इससे जो है अपने बातों को जो है एक बहुत तेज़ी के साथ जो है पहुँचाने का कार्य वह अपनी सेना तक करता है। और जब वह सक्सेसफुल होता है तो आज आम जीवन में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। और इसका इस्तेमाल ना सिर्फ हमारे के यहाँ, हम भी जो इस्तेमाल करते हैं, इंडिया में भी जो इस्तेमाल हो रहा है अभी इंटरनेट, वह यूएसए का ही है। जितने भी वर्ल्ड के जो देश हैं उसका मैक्सिमम कवरेज जो है वह यूएसए के उपग्रह हैं उन्हीं के द्वारा कंट्रोल होता है।
कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे उसको नहीं यूज किया जाता है, जैसे आपका चीन एक उदाहरण के रूप में हम लोग रख सकते हैं, जहाँ पर उसका अपना खुद का इंटरनेट चलता है। वह अमेरिकी जो नेट हम लोग जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं उस प्रकार वहाँ इंटरनेट यूज नहीं किया जाता है। वह आरोप उस पर लगता है कि अपने इस इंटरनेट के माध्यम से जो है वह गुप्त सूचनाएँ इकट्ठा करने का कार्य करता है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन खैर जो हो 1950 में जो है इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई थी। यूएसए के आपका अनुसंधान जो केंद्र था पेंटागन, वहाँ पे इस तरह की बातें होती है। और 28% जो है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में यूएसए का स्थान है। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं एक बार, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें आपके ब्रेटन वुड्स प्रणाली की, जो हम लोग शुरू में भी चर्चा किए थे, आपका IMF की बात किए थे, है ना, वर्ल्ड बैंक की बात किए थे, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात किए थे। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है वह स्थापना, हालांकि आप अगर बात करेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो सर 1195 से कार्य करने आया है, तो इसका पूर्ववर्ती जो संगठन था गैट जिसको बोलते हैं, कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि गैट क्या होता है, गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी समय यह बना भी था, इसी के ब्रेटन वुड्स प्रणाली के आलोक में जो है यह घटना हुई थी। अब एक और बहुत बड़ी जो चीज़ अमेरिका के ही द्वारा शुरू की गई है वह MBA है। MBA अर्थात मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और यह डिग्री जो है आज एक बहुत ही अच्छी डिग्री के रूप में हर जगह यह चल रहा है। लेकिन आप यह जान करके लगेगा कि अरे ये तो यूएसए का है। हो सकता है आप जानते भी हो, मैं ये नहीं कर रहा कि आप नहीं जानते हो, लेकिन बहुत यह बात है कि 1881 में ही इस तरह की वहाँ पे व्यवस्था की गई थी। 1881 में एक संगठन खुलता है बिजनेस स्कूल, ठीक है ना, बिजनेस स्कूल खुलता है जहाँ पर MBA की पढ़ाई शुरू कराने की बात होती है। अब सोच लीजिए कितना पहले जो है वहाँ पर बात शुरू की गई है। और आपको यहाँ MBA की बात आई तो आपको याद आया होगा जाबू कर करके एक हम लोग स्टोरी सुने थे बीच में, शुरू में सुने थे ना, बच्चा उसके पिताजी जो है कहते हैं कि MBA करो, तो MBA का कंसेप्ट कहाँ से आया जी? यूएसए से ही आया है। वहीं से यह व्यवस्था, यह पढ़ाई जो है शुरू कराई गई है। और 1950 से यह बाहर, यूएसए के बाहर कब से गया है? 1950 से बाहर। और आज हम लोग एक MBA पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा आदमी है ना। एक माने स्टैंडर्ड जो है पढ़ाई के रूप में MBA को माना जाता है। तो ये पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई है? यूएसए से शुरू हुई है। खैर, अब जो है आगे और हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक जो है वर्चस्व की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, हम सैनिक के बल पे या इकोनॉमी के बल पे हम किसी को कितना देर तक जो है अपने अंडर करके रह सकते हैं? जितना देर तक वह जो है कमी में है, जितना देर तक उसको आवश्यकता है हमारी, उतना ही देर तक उसको जो है आप दबा करके, सता करके रख सकते हैं। लेकिन जब तक वह अपना कंसेंट आपके साथ न दे दे, जब तक वह आपके साथ रहने के लिए सहमत ना हो जाए मन से, तब तक आप कंप्लीट वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते हैं, है ना। समझ रहे बात को? रजामंदी जो है, दो व्यक्तियों में जब रजामंदी हो जाती है तो वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी वह करने के लिए संभव हो जाता है। और एक जो है कमज़ोर व्यक्ति को भी जरा सा मौका मिलता है तो अपने जो है ऑनर के खिलाफ विद्रोह करते उसको देर नहीं लगती है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट वाला जो है वह एक कंसेंट के जरिए, सहमति के जरिए वर्चस्व स्थापित करने की बात करता है। और इसके लिए जो है वह एक भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें चलाता है। जैसे एक पूरे विश्व में कंसेप्ट है कि अमेरिका में जो है वह लाइफ स्टाइल जो है बहुत अच्छा है। अमेरिका जाएगा तो जो है व्यक्ति ज़्यादा कमा सकता है, ज़्यादा उसको जो है सोर्सेस उपलब्ध है,
बहुत तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, है ना। और फिर यहाँ पर देखिए उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। फिर बात नीली जींस की भी आ रही है यहाँ पर। नीली जींस का जो है हम लोग पढ़े थे, आपका आंद्रेई का एक उदाहरण पढ़े थे एक कहानी के माध्यम से, है ना, कि वह बच्चा जो है जींस, नीली जींस पहनने का बहुत शौकीन रहता है। और नीली जींस जो है कभी एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल के बारे में जो है वह प्रदर्शित करने वाला ड्रेस हुआ करता था, है ना। तो यह इस वर्चस्व के जरिए जो है वह अमेरिका किस प्रकार का स्थापित करना चाह रहा है अपना वर्चस्व? सहमति के जरिए। आइए हमारे के यहाँ रहिए, हम अच्छे संसाधन आपको देंगे, हम आपके के यहाँ जो है अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं, हमको जो है आप सपोर्ट करिए। इस तरह से जो है वह कार्य कर रहा है। और कुछ जो है हम लोग बात करेंगे जब अमेरिका के अवरोध की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो सरकार होती है वहाँ पर शक्ति का विभाजन किया हुआ है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उस तरह की वहाँ पर भी डिवीजन है। उसी से हम लोग जो है यहाँ पर एक्सेप्ट भी किए हैं अपने संविधान में, है ना। तो वह जो कार्यपालिका जो है वह सैन्य सेना पर जो है अंकुश लगाने में सक्षम होती है। और वहाँ की जनता जो है वह पूरे कांग्रेस पर जो है वह नियंत्रण करने का पावर रखती है। वहाँ की जनता जो है जब सरकार का विरोध करती है तो गवर्नमेंट को इस तरह से सोचना पड़ता है कि हम उस कार्य को करें या न करें। इस तरह की घटना हम लोग आप देखे होंगे, आपका पूर्व जो बाइडेन के पहले जो ट्रम्प थे उनके खिलाफ भी जो है किस तरह के प्रदर्शन वहाँ पर हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इनको जो है रोकने के लिए, अवरोध करने के लिए जो है कौन कौन चीज़ें आ सकती है, उसमें एक बात आती है नाटो को भी लेकर के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है। उसमें कई सारे देश हैं जो अमेरिका पर इस तरह की पाबंदी लगाते हैं कि साहब इस तरह के काम ना करें आप, है ना। तो अब हम लोग लास्ट की ओर चल रहे हैं कक्षा के, और लास्ट जो पॉइंट हम लोग का रहा है अमेरिका से भारत के संबंध किस प्रकार रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि अमेरिका से हम लोग शुरू से दोस्ती नहीं रखे हुए थे। शुरू से जो हमारा मित्र जो रहा है वह यूएसएसआर रहा था। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर का जब पतन हो जाता है तो फिर इंडिया के सामने यह आती है समस्या कि भाई अब किसके साथ जो है दोस्ती इस तरह से बनाई जाए जो हमारा डेवलपमेंट करने में मदद करे। तो उस समय 1991 में ही भारत एक पॉलिसी लेकर के आता है LPG का, LPG अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहले भारत भी जो है वह सबसे ओपन रिलेशन बनाने का पक्षधर नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो वह इस तरह की पॉलिसी जो है लेकर करके आते हैं और वहाँ से जो है वह यूएसए से एक रिलेशन डेवलप करना शुरू होता है, ठीक है। और उस रिलेशन से फिर आर्थिक वृद्धि जो है भारत की होनी शुरू होती है ना। और अमेरिका से संबंध अच्छे करने का पीछे कारण क्या रहा है कि वहाँ की जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो हमको मिले, और जो भारतीय वहाँ बसे हुए हैं अनिवासी भारतीय, उसके संबंध में जो है अच्छे निर्णय किए जा सकें। अब कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं कि 65% जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत से जो है वह जाते हैं, तो 65% लोग कहाँ जाते हैं? यूएसए में जाते हैं। बोइंग जो वहाँ का एक विमान है उसको में 35% जो कर्मचारी हैं वह भारतीय हैं। यह प्रश्न आता है कि सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं, यह PYQ है, तो 3 लाख जो है अभी भी डाटा वही है, ठीक है। 15% जो वहाँ की कंपनियां जो रही हैं वो जिसको स्थापित भारतीयों ने किया है वह आज एक टॉप कंपनी के रूप में जानी जाती हैं। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो भारत और अमेरिका के संबंधों को इंगित करती है। अब बात थोड़ा सा हम लोग करें करेंट की तरफ चलें तो 2005 से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें नागरिक परमाणु समझौता एक किया गया था। और उस समय 2005 की बात करें तो 2005 में जो है वह जॉर्ज W. बुश वहाँ के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी? तो मनमोहन सिंह थे। तो उन दोनों ने एक समझौता किया। उस समझौते के आलोक में जो है कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आदान प्रदान करने की बात की गई, और इसको एक और नाम से जाना जाता है। वह नाम कौन सा है? एग्रीमेंट 123। 123 एग्रीमेंट भी जो है किसको कहा जाता है? नागरिक परमाणु समझौते को। कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि 123
एग्रीमेंट किसका उपनाम है, तो वह हम लोग जानेंगे नागरिक परमाणु समझौते के कब हुआ है, यह 2005 में। और 123 एग्रीमेंट है क्या, तो 123 एग्रीमेंट एक एक्ट है वहाँ पर अमेरिका का, जिसके जरिए एक संबंध दूसरे देशों से परमाणु संबंध किस प्रकार बनाए जाएं, उस एक्ट में यह बातें लिखी गई है, उसके अनुसार यह संबंध बने हैं। इस कारण से जो है उसको 123 एक्ट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, बात अगर हम लोग करें मोदी जी और ट्रंप की, तो दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। एक आना जाना जो है काफ़ी हुआ है दोनों देशों के नेताओं का। यहाँ ट्रंप आते रहे हैं, मोदी जी जो है यूएसए जाते रहे हैं, और उनके हर कार्यों में जो है टेलीफोनिक भी बातचीत हमेशा होते रहने की सूचना हम लोग को अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से मिलती रही है। और वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो जो बाइडेन से भी जो है संबंध अच्छे हैं और अच्छे बने रहेंगे। हम लोग इस तरह की जो है कामना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो है अभी प्रधान जो है वह एक अच्छे संबंध डेवलप करने के पसदर हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न जो है वह देख लीजिएगा आए हुए हैं, जैसे विश्व बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। यह प्रश्न मैं यहाँ पर आंसर लिख दिया हूँ सारा, उसको मैं डील नहीं करूँगा, यहाँ पर आप खुद से पढ़ लेंगे। दूसरा प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन क्या है, यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में जो है लिखी हुई चीज़ें हैं और अच्छे से लिखी हुई है, इसको आप खुद से पढ़ के देख लेंगे। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, अमेरिकी प्रभुत्व का अर्थ बताइए। ठीक है, अमेरिकी प्रभुत्व का अर्थ बताइए, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहा है। उसके बाद दूसरा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहा है, क्या अमेरिकी वर्चस्व समकालीन विश्व राजनीति में अस्थायी है। यह प्रश्न आपका 2010 में आया हुआ है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इस चैप्टर से मिलेंगे आपको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी मिलेगा और एमसीक्यूज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष हम लोग चलते हैं। जाते जाते एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको पढ़ा दूं कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है वह सरकार विहीन राजनीति कर करके आती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट का इस तरह का कोई ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हाँ कुछ वर्ल्ड लेवल पर जो है कुछ नियम है, कुछ कानून है जो युद्ध वगैरह को कुछ नियंत्रित करने का कार्य करता है। लेकिन उसी के जैसे यूएनओ है तो कुछ कार्य करता है, लेकिन सारा उसी के भरोसे अगर छोड़ा जाए तो यह कहीं सही नहीं होगा। कोई देश ऐसा नहीं चाहता है। अच्छा, जहाँ तक बात है बैंड वैगन एक कॉन्सेप्ट है, तो बैंड वैगन क्या होता है जी, तो बैंड वैगन कहता है कि भाई जैसी हवा चले उस तरफ पीठ कर लीजिए। एक जनरल कॉन्सेप्ट भी होता है कि अगर किसी का अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो जैसे हवा चले उसी के साथ हो जाइए, आपका नुकसान नहीं होगा, है ना। आप अगर हवा के अगेंस्ट में खड़ा होंगे, जैसे आंधी तूफान अगर चलता है आम जीवन में भी, तो उसके अगेंस्ट रहने की बात नहीं कोई सिखाते हैं। अगर अगेंस्ट रहिएगा तो आप फिर उड़िया जाइएगा। जो अमेरिका के जो अभी पावर चल रहा है तो उसके साथ रह करके डेवलपमेंट करने के, उससे लाभ लेने की ज़रूरत है। अगर बड़े बड़े देश जो है उसका अगर विरोध नहीं कर रहे हैं तो एक छोटा सा देश अगर उसका विरोध करेगा तो फिर उसका वही हाल होगा इराक और अफगानिस्तान जैसा, वह कर सकता है कभी भी। अपने देश से ही वह आपको नेस्तनाबूद अभी करने की क्षमता रखता है। लेकिन कब तक ये रहेगा, कब तक ये व्यवस्था रहेगी, आने वाला समय जो है हमेशा परिवर्तनशील है। व्यवस्था में चेंज जरूर आएगा, कब आएगा यह आगे के आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है। जब अगला चौथा चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे अगले 1-2 दिनों में, तो उसमें यह चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चुनौती को और कैसे जो है रोकने की बात हो सकती है। ठीक है, जैसे विश्व ग्राम की बात आती है, ग्लोबल विलेज जिसको कहते हैं, तो एक कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग रूरल एरिया में देखते हैं कि एक चौधरी कर करके जो आता है कि चौधरी एक होते हैं जिसको सब गांव वाले लोग मानते हैं बात। तो आज जो है वह ग्लोबल विलेज में यूएसओ को उसी चौधरी के रूप में आप देख सकते हैं। आज पूरे विश्व पर वह इसी प्रकार की अपनी स्थिति बनाए हुए है ना। तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी। जाते जाते जो है कुछ गृह कार्य देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर उसको जोड़ने का कार्य किया हूँ। जैसे वर्चस्व से आप क्या समझते हैं, तीनों प्रकार के वर्चस्वों का एक एक उदाहरण दें। 3 प्रकार का वर्चस्व की बात किए थे ना, वो तीनों का आप यहाँ पर उदाहरण देना है। भारत अमेरिका संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या करें, शॉर्ट में, जब पूरा विस्तार से कभी नहीं लिखने के लिए आएगा क्योंकि 5 नंबर का ही रहता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का वर्णन करें, इराकी फ्रीडम क्यों चला था, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, तस्वीर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया हूँ।
चौथा प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में अमेरिकी वर्चस्व कायम हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। आप सहमत हैं कि यह जो है वर्चस्व उसका स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, अगला है कि अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन कौन से व्यवधान हैं। ठीक है, यह भी मैं यहाँ पर आपको पूर्व में डिस्कस कर दिया हूँ। तो ठीक है, यही थी आज की क्लास। आई होप कि यह सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी, इससे आप लाभ उठा रहे होंगे। हम लोग के साथ जो है हमेशा बने रहिए। आपके MCQs के माध्यम से, आपका जर्नल्स के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से जो है आप जब हम लोग से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में वह काफ़ी सहायक होगा, आप अच्छा कर पाएंगे एग्जामिनेशन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।